नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। कर्नाटक के चुनावी रण में प्रचार दनादन हो रहा है और प्रचार में जबरदस्त वार पलटवार भी हो रहा है। चुनाव प्रचार के रण क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी पार्टियों के बड़े नेता कूद पड़े हैं। दक्षिणी भारत का ये राज्य सभी पार्टियों के लिए काफी अहम है, तो मुद्दों की भी भरमार है और राज्य के लोग भी लोकतंत्र के इस उत्सव में जमकर भागीदारी कर रहे हैं। तो आज की चर्चा हम कर्नाटक में चुनाव प्रचार के रंग ढंग और वहां के मुद्दे पर ही करेंगे। जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों से भी। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ आया। शनिवार को पीएम मोदी ने बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया तो जैसे फूलों की बरसात हो गई। सड़क के दोनों ओर खड़े हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। रोड शो जेपी नगर के सोमेश्वर सभा भवन से सुबह 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर बाद मल्लेश्वरम में गोकाक मूवमेंट पार्क पहुंचा। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। युवाओं में प्रधानमंत्री के रोड शो का खासा जोश देखा गया। This is the first time I saw Modi. Very excited. He's a very charming person. It was amazing, and it was my first time being in any of the road show. And to be honest, I felt that political parties paid for people to gather here. But when I went inside the crowd, it was all, ingenious and not paid for. And I was surprised to see Biggest festival of India is democracy, I can say. So we are expecting a huge majority for BJP. See, we have not seen anything like this before. First time we are seeing such a huge, and that too Jayanagar is a sophisticated area. Usually people don't come for such crowds. And first time I have been standing here for so long, for 2 hours I have been standing. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बादामी में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने भाजपा के पक्ष में जो जनसैलाब देखा है, उसके बाद वो कह सकते हैं कि कर्नाटक का ये चुनाव बीजेपी के लिए कर्नाटक की जनता लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को चुनावी हथियार बना रही है। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना पड़े तो मोदी को गाली। भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी ने हावेरी की जनसभा में भी कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने की सबसे बड़ी गारंटी दी थी। कांग्रेस पूरा चुनाव ही इसी गारंटी पर लड़ी थी, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड 50 साल से चल रहा है। कांग्रेस पर हमले को और धार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें पता है कि गरीबी क्या होती है, इसलिए वो गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस यानी टोटल करप्शन, कांग्रेस यानी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, कांग्रेस यानी 85% कमीशन, कांग्रेस यानी आतंकवाद के आगे घुटने टेकने वाली पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक का जोश और उमंग बता रहा है कि राज्य में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार तय है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग आज भी देश दुनिया में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने की हिम्मत नहीं करते। ये सिर्फ भारत के लोकतंत्र पर हमला करते हैं। पीएम ने कहा कि यही गुलामी की मानसिकता है जिससे आज भारत बाहर आ रहा है। बेंगलुरु में आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस पर करारा हमला कर रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेलगावी में रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। अमित शाह ने बेलगावी में जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार हर साल 10,000 रुपए किसानों के खाते में डाल रही है। साथ ही अमित शाह ने अथानी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार केंद्र में थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, गोवा में भी थी और कर्नाटक में भी सिद्धरामैया की सरकार थी, मगर आपने महंगाई का सवाल हल नहीं किया। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चिक्काबल्लापुर में रोड शो किया। रोड शो में अपने लोकप्रिय नेता पर फूल बरसाकर सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने उनका अभिवादन किया। और दूसरी तरफ अन्य दलों के नेताओं ने भी प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी ने बेलगावी में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस जो कहती है वही करती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में 5 वादे पूरे कर दिए जाएंगे। जनता दल सेक्युलर के लिए पार्टी प्रमुख एचडी देवेगौड़ा हासन जिले में अरासीकेरे, बेलूर और सकलेशपुरा में प्रचार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कर्नाटक में स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार किया। इसी कड़ी में उन्होंने दक्षिण कन्नड़ के पुत्तूर में रोड शो किया और रोड शो में भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो कर्नाटक का जो ये चुनावी समर है, इसके प्रचार का रंग, ये इसके मुद्दे क्या कुछ हैं, इस पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो से सबसे पहले हमारे 2 संवाददाता और साथ में 2 खास मेहमान सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे 2 संवाददाता आयशा खानम बेंगलुरु से और शैलेंद्र मिश्र मैसूरू से और साथ में आर राजगोपालन सर जुड़ गए हैं और रामकृपाल सर भी जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत सर, रामकृपाल सर और राजगोपालन सर। मैं पहले अपने संवाददाताओं का जरा रुक करके वहां के रंग को समझ लेता हूं। आयशा, जिस तरह से कि प्रचार चल रहा है और जो हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियों के नेता बिल्कुल एकदम पूरी तरह से कूद पड़े हैं। परसों के शाम 5 बजे तक का समय है प्रचार का। आने वाले प्रचार में हमें और क्या कुछ दिखाई पड़ेगा, खासतौर पर बड़े नेताओं की, किन बड़े नेताओं की रैलियां दिखाई पड़ेंगी आयशा? जी देखिए, प्रचार की धार और तेज हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार जो है कर्नाटक में चुनावी हवा का रुख बदल कर रख दिया है। और हम देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी लगातार पिछले 4-5 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो प्रचार कर रही है, तेज धार से प्रचार कर रही है, धुआंधार प्रचार हो रहा है और चप्पे चप्पे पर बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हर कोने, हर उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर प्रचार की जरूरत है, जहां पर बीजेपी को लगता है कि इस सीट पर कुछ और जोर देना जरूरी है। तो ये लगभग हम जैसे इंग्लिश में कह सकते हैं एक कारपेट बॉम्बिंग की तरह ये प्रचार है और विपक्ष को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही तेज, बहुत ही धुरंधर अंदाज में आज प्रधानमंत्री का रोड शो बेंगलोर में देखने को मिला और जो विपक्ष ने इस रोड शो को देखा जरूर पसीने निकल आए होंगे, क्योंकि जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ आई, जिस तरह से बेंगलोर क्षेत्र जहां पर 28 सीटें हैं और ये 28 सीटें बहुत अहम है और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है तो अर्बन कनेक्ट के लिए जानी भी जाती है, तो बीजेपी के लिए एक प्रायोरिटी है बेंगलोर शहर और बीजेपी ने लक्ष्य रखा है यहाँ पर 25 सीटों का। तो बीजेपी आज जो नजारे बीजेपी की तरफ से देखने को मिले, प्रधानमंत्री जो बेंगलोर में रोड शो किया, ये बेहद कामयाब रहा और एक लहर सी क्रिएट हो गई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में और भी विपक्ष की तरफ से प्रचार और तेज होगा और प्रधानमंत्री कल भी रोड शो करेंगे बेंगलोर में। और आज कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी हुबली में प्रचार करने के लिए पहुंची है। तमाम नेताओं को, तमाम वरिष्ठ नेताओं को अब मैदान में उतरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, देवेगौड़ा खुद अपने गढ़ को बचाने के लिए
वो कई इलाकों में प्रचार करते हुए नजर लौटता हूं आपके पास आयशा, लौटता हूं आपके पास। आपने खास तौर पर जिक्र किया कि आज 26 किलोमीटर लंबा रोड शो था और कल भी रोड शो है, तो जरूर उस पर बात करूंगा। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैसूरू से। शैलेंद्र, मैसूरू वो क्षेत्र जहां जेडीएस का सब कुछ दांव पर है, जेडीएस चाहे किंग मेकर की भूमिका में आए तो इसी इलाके से आ पाएगा, क्या लग रहा है? वो उस इलाके में ज्यादातर जो कंटेस्ट है, ज्यादातर जो लड़ाई है, वो 3 कोने की लड़ाई दिख रही है। कैंसिल हो गया ना? देखिए, जेडीएस की कोशिश ये है कि वो ओल्ड मैसूर और उसके आसपास की विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाए, और यही वरुणा विधानसभा भी है जहां से इस बार हम देख रहे हैं कि सिद्धारमैया चुनाव लड़ रहे हैं। अब पहले बदामी से पिछली बार वो चुनाव लड़े थे और जीते थे, इस बार यहाँ कड़े मुकाबले में वो एक तरह से देखें तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वी सोमन्ना, उनसे कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी मैसूर के निकट चुनावी जनसभा भी है, जो हम कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के अभियान की जो शुरुआत हुई थी बीदर से, और उसका एक तरह से समापन भी हम यहां से होता हुआ देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुनावी जनसभाएं धुआंधार देखने को मिली कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में। कल 2 चुनावी जनसभा है बेंगलुरु में रोड शो के बाद, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जिन इलाकों में जेडीएस मजबूत रही है या कांग्रेस जीती है, वहां पर भी बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, जिससे कि जो चुनाव प्रचार के जो अंतिम दिन बचे हैं उसमें पूरी ताकत लगाया जाए जनता को अपनी बात समझाने में और चुनाव प्रचार के लिहाज से जनता तक पहुंचने में। ठीक है शैलेंद्र, आपका और आयशा आपका भी दोनों का शुक्रिया। और हमारे एक और संवाददाता जुड़ेंगे और हमारे दोनों गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए। मैं ब्रेक पर से लौटता हूं, फिर इस चर्चा को जारी रखूंगा। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. फसल का कण-कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद कर्नाटक के चुनावी समर पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस दिग्गज वहां पर चुनावी मैदान में, और अब सिर्फ 2 दिन का समय रह गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजगोपालन सर और साथ में रामकृपाल सिंह सर भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं राजगोपालन सर का रुख करता हूं। राजगोपालन सर, उर्मिलेश भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उर्मिलेश, आप भी बने रहिएगा। राजगोपालन सर, सिर्फ अब 48 घंटे से भी कम रह गए हैं प्रचार के। जिस तरह से आपने बताया था कि कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बिल्कुल पैरेलल चल रही थी, अब आपको क्या लग रहा है अगले 48 घंटों में कौन कौन से
बड़े प्रचार होने वाले हैं, क्या रुख मुड़ने वाला है? लालचंद जी, जो दूरदर्शन व्यूअर्स के लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं, पिछले 4-5 दिन में रूप बदल गया है जी। जो पहले प्रोग्राम में मैं आप दोनों साथ थे, उस टाइम पर मैंने कहा कांटा का तरक टक्कर है, 19-20 फर्क नहीं है, बिल्कुल बराबर है। हाँ। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा, बाकी तमाम दिग्गज नेता पूरा कर्नाटका में 224 सीट में फैले हुए हैं जी। इसके कांग्रेस जल्दी पीक हो गया है। कांग्रेस एकदम अपने आप जो प्रचार करके मैं सत्ता में आऊंगा करके अभी पीछे हट गया है। जो मुझे लगता है जेडीएस, जो 3 आदमी होते हैं जो कर्नाटका में, जेडीएस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पार्टी है, जो जिला का 3 जिला के लिए वो दबदबाव है, बाकी पूरा कर्नाटका में 32 जिला है, लेकिन इसका 3 जिला में दबदबाव है। लेकिन तीनों देखोगे, मुझे लगता है जो पहले नरेंद्र मोदी साहब आने के बाद अनुमान, हिजाब, हिंदुत्व, 40%, तालाबंदी, तुष्टिकरण, गाली गोश्त, ये सारा नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण में बोल रहे थे ना जी। ठीक है, वो उसमें रूप बदल गया। सेकंड थिंग, नरेंद्र मोदी का जैसे अब्दुल कलाम का पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाते थे, ऐसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पीपल्स प्राइम मिनिस्टर कहने लग गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना भाषा में, जो कन्नड़ भाषा में बोलने शुरू कर दिया। कन्नड़ भाषा सीख लिया है प्रधानमंत्री ने। वो करे सहोदर सहोदरी गले लाइक दैट, यू नो, बोलने में बिल्कुल हमने देखा है जिस तरह वो कनेक्ट करते हैं। लौटता हूं आपके पास, राजगोपालन सर आता हूं आपके पास, रामकृपाल सर के पास जरा मैं चलता हूं। रामकृपाल सर, जो बात राजगोपालन सर कह रहे हैं, अगर उसी चीज को हम आगे बढ़ाएं तो क्या 2-3 चीजों ने रुख पलटा है? एक तो सबसे पहले अगर बात करें तो शुरू से लेकर के चाहे हिजाब हो, धार्मिक आरक्षण हो, बजरंग दल पर बैन की बात हो, या फिर तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अपना कुछ सेल्फ गोल किया है क्या? ऐसा लगता है क्या? और दूसरी तरफ पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रमों से कुछ रुख मोड़ा है क्या? देखिए लालचंद जी, अभी जो आप दिखा रहे थे, जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, और वहां पे जो लोग आए हैं उसमें से एक महिला कह रही थी और एक युवा बोल रहा था कि मैं समझता था कि शायद भीड़ इकट्ठा की गई होगी, लेकिन मैं जो देख रहा हूं कितनी इंजीनियर, टेक्निकल और एमबीए, मतलब ये सब अपने आप आए हुए हैं। और महिला ने कहा, उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी इस तरह की किसी के आने पर कर्नाटक में ऐसी भीड़ नहीं देखी। तो निश्चित तौर पर देखिए 13 तारीख को क्या नतीजे आते हैं नहीं आते हैं, मैं उस पर कोई अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। बिल्कुल, चुनाव की लड़ाई है, कोई आगे होता है कोई पीछे। लेकिन एक बात यह है कि 2024 में इलेक्शन है लोकसभा का, और जिस तरह की मोदी की लोकप्रियता है वहां पे, एक बात तो यह है कि जो लोग कर्नाटक इलेक्शन को कह रहे थे कि ये मतलब एक वो है, तो मतलब क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल मान लीजिए, मैं इसको नहीं कहता। आज मोदी जी की जो लोकप्रियता है, और तमाम जो ओपिनियन पोल भी आ रहे हैं जिनमें कई कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब मोदी जी का नाम आता है तो स्ट्राइक, मतलब जो स्ट्राइक रेट है, जो उनकी सफलता है, वो जैसे पिछली लोकसभा के चुनाव में 50% हो गई थी, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी है तब से आगे। ठीक है। तो 9 साल के बाद अगर आप ये देखें कि शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कर्नाटक में साउथ इंडिया के गेटवे में स्टेट में जाता है और वहां इतना लोकप्रिय है, ठीक, तो मैं समझता हूं कि काफी असर पड़ेगा। और जो बात कर रहे थे नारों की, निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस ने, क्योंकि अगर किसी पार्टी को यह भरोसा होता है कि वो जीत रहा है, तो उसमें एक निश्चिंतता आती, गंभीरता आती, उदारता आती है। लेकिन जब बौखलाहट तभी आती है जब आपको आशंका होती है। बिल्कुल, तभी जाकर के आप शब्द निकलते हैं। कहा गया और जिस तरह से क्या क्या नहीं उनको कहा गया, तो उससे लगता है कि कहीं रिजल्ट कुछ भी हो, बट कांग्रेस का मैं लौटता हूं आप सभी के पास भी और उर्मिलेश के पास भी लौटूंगा। पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, फिर लौट करके उर्मिलेश से हाल जानेंगे और आप दोनों का भी और नजरिया लूंगा मैं।
स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. स्वागत है ब्रेक के बाद। कर्नाटक चुनाव के प्रचार के रंग पर और वहां के मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं और किस तरह से ये प्रचार चल रहा है। हमारे साथ आर राजगोपालन सर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, रामकृपाल सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, साथ में उर्मिलेश भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बागलकोट से। और ये बागलकोट अगर उर्मिलेश देखा जाए तो उत्तरी कर्नाटक में ये आता है। उत्तरी कर्नाटक का मतलब ये कि मोटे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई। उर्मिलेश, जी लालचंद जी, बिल्कुल। अगर कर्नाटक का जो रण है वो रण अब एक दिलचस्प मोड़ पे चले गया है। अगर जैसे कि हमारे जो एक्सपर्ट जो हमारे साथ बैठे हुए हैं जनादेश में, वो जिस तरीके से बता रहे थे, ठीक वो लड़ाई जो है कहीं ना कहीं पहले तक तो ये कह रहे थे तमाम लोग कि ये कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है और त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जो ही इस रण में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने ये जो है कई रैलियां जो है प्रधानमंत्री की कवर की है, साथ ही यहाँ पर बहुत दिनों से हम लोग कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव उससे कवर कर रहे हैं आम लोगों की। हाँ, ये बात जरूर है कि तमाम जो स्थानीय समस्याएं, स्थानीय मुद्दे हैं वो जरूर है यहाँ पर, लेकिन उसके अलावा भी ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी जब से इस रण में उतरे हैं इसका सिनेरियो ही एक तरफ से चेंज दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस जो है अपने मैनिफेस्टो में ही उलझती नजर आई, क्योंकि उसने बजरंग जो दल था उसमें बैन करने की जो बात की है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बैक फायर जो है झेलना पड़ा, एक बैक फायर जो है कांग्रेस की तरफ हुआ है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जेडीएस कहीं ना कहीं अब इस त्रिकोणीय मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव की जो है जो बागडोर संभाली है, उससे एक यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में बढ़त दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ये कह सकते हैं लालचंद जी की कर्नाटक का रण की जो स्थिति सामने आएगी वो 13 मई को आएगी, लेकिन उससे पहले जनता जनार्दन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कर्नाटक का चुनाव आने वाले 13 तारीख को क्या परिणाम आएंगे ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव। हाँ जी बोलिए राजगोपालन सर, आखिर क्या हुआ? जो जिस बात का जिक्र उर्मिलेश कर रहे थे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में ही उलझती हुई नजर आई, बजरंग दल पर प्रतिबंध करने की बात कही, लेकिन उसके बाद यू टर्न लिया, बैकफुट पर गई कांग्रेस। नहीं, उसके अलावा जो आप बैल मुझे मारो करके मुहावरा है ना जी हिंदी में, जो वो कर दिया है, जो आप बैल मुझे मार दिया साले के खत्म हो दिया ना जी उधर। क्योंकि जो हनुमान बजरंग दल का बैन करेंगे करके पीएफए का तुलना किया है, ये आम आदमी के बीच में आक्रोश में आ गया है जी। ये दक्षिण भारत कर्नाटका मिनी गुजरात माना जाता है, उधर हिंदुत्व का जड़ बहुत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कारपेट बॉम्बिंग हो रहे हैं, बाकी का अचल पुचल चुप हो गया, सब लोग चुप हो गया है। कांग्रेस में 3 गुट है, एक तो डीके शिव कुमार, दूसरा तो जो सिद्धरामैया, तीसरा बीच में कूद गया मनीष जो मल्लिकार्जुन खड़गे। सो इसीलिए मुझे लगता है राहुल गांधी तो पीछे हट गया। राहुल गांधी मत्था में सिर मारते हैं, क्यों आपने बजरंग दल का इसे करके बट्टा बटा दिया। ठीक है, यही तो स्थिति बदल हो गया है। ठीक है, लौटता हूं रामकृपाल सर, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे ऐसा लगता है, अब 48 घंटे रह गए, कौन से मुद्दे प्रोमिनेंट रहेंगे, किन मुद्दों की सबसे ज्यादा, किन मुद्दों का असर रहेगा कर्नाटक के चुनाव पर? आपकी हिसाब से? देखिए लालचंद जी, 2 चीजें हैं। हाँ। हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड जो था वो 18 के बाद आया है। कोविड के बाद
जो भी मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए किया है उसकी कोई जाति नहीं है। ठीक, लाभार्थी वर्ग की चर्चा कर रहे हैं। पैदा हुआ है और मैं ये नहीं मानता कि उसका असर कर्नाटक में नहीं हुआ होगा, निश्चित रूप से। तो ये जो 18 के बाद आज 23 की बात हो रही है, इसमें लाभार्थी वर्ग पैदा हुआ है। और दूसरा जो एक बड़ा पॉइंट है कि देखिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, उसको ये होता है वो निगेटिव नैरेटिव पर नहीं जाता, उसको बुरा लगता है। ठीक है, आप एक लोकप्रिय नेता जो 9 साल के बाद आज कर्नाटक में 50% से ज्यादा हर मुद्दे पर मोदी जी को अच्छा कहा जा रहा है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति पर अगर आप व्यक्तिगत आक्षेप करेंगे तो मैं ये कहता हूं कि बीजेपी का फायदा हो ना हो, कांग्रेस का नुकसान होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल सर। रामकृपाल सर, समय की कमी है, शुक्रिया आपका। और राजगोपालन सर, आपका भी, उर्मिलेश जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। तो यानी ये दिखाई पड़ रहा है कि विकास के मुद्दे तो रहेंगे ही, लेकिन जो गलतियां की गई हैं पार्टियों के द्वारा, उन गलतियों का भी असर रहेगा मतदाताओं के मन में। तो कर्नाटक के चुनाव प्रचार पर, रंग ढंग पर और मुद्दों पर हमारी ये खास चर्चा थी। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।